तो स्टूडेंट्स नया टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। और केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का। काफी सारा पोर्शन इसमें डिलीट हुआ है, तो पहले अपन उसकी स्टडी करेंगे। जो पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है यानी कि जो अपने बोर्ड सिलेबस में है उसकी बात करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। इसमें जनरली किसके बारे में अपन स्टडी करते हैं? अपन कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। कार्बन जो है वो कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है उसके बारे में देखते हैं। और कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं, है ना। कंपाउंड्स में तो अपन जाएंगे नहीं, बिकॉज कार्बन जो है आपको पता है कि जो कंपाउंड्स वाला टॉपिक है वो अपना सारा रिमूव हो चुका है ना, कट कर दिया है। तो अपन कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ में एक होमोलोगस सीरीज वाला टॉपिक आता है। इतना ही टॉपिक इसमें चैप्टर में अपना है इस बार सिलेबस में। तो स्टार्ट करते हैं अपन। बात करें सबसे पहले कार्बन की। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है? 6। एंड मास नंबर आपके पास कितना होता है? 12। 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन and 12 is the mass number of carbon atom. 6 is atomic number and 12 is the mass number. नाइन्थ में आपने देखा होगा कि कोई भी आपके पास न्यूट्रल एटम हो, इन एनी न्यूट्रल एटम, atomic number is always equals to the number of electrons and number of protons. क्या आपके पास कोई भी न्यूट्रल एटम हो, न्यूट्रल एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, लाइक हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन में आपके पास क्या होगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा और 1 ही प्रोटॉन होगा। हीलियम का 2 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 आपके पास क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। लिथियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 ही क्या होंगे? उसमें प्रोटॉन होंगे। तो कोई भी आपके पास न्यूट्रल एटम हो, उस न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि सर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कि सर कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो कार्बन में प्रोटॉन्स भी आपके पास कितने होंगे? 6 होंगे। बिकॉज न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कार्बन की बात करें, कार्बन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 6 है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of carbon is 2 and 4। सर 2 and 4 क्या है? यानी कि फर्स्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेकंड शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइन्थ में आपने डायग्राम बनाया था कि ये आपके पास न्यूक्लियस, ये आपके पास फर्स्ट शेल, ये आपके पास कौन सी शेल? सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कि सर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैंने कहा सेकंड सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। अब कोई ऐसा जिसने नाइन्थ अच्छे से नहीं पढ़ रखी है वो ऐसा भी कहेगा कि सर फर्स्ट सेल में 2 ही क्यों आए और सेकंड सेल में 4 क्यों आए? तो शायद आपको पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इक्वल्स टू क्या रहता है? हमेशा 2n स्क्वायर। वहां n इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना हो किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 2n स्क्वायर के। जहां पे n इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो अपन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करे। सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पर अपने पास कितने थे? कि सर अपने को 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे। तो आपके पास क्या आ गया? 1 2 3 4। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या है? 2 और 4। और एक नाइन्थ में रूल था, इसको अपन कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, किसने दिया था ऑक्टेट रूल? लेविस ने दिया था। क्या कहा था लेविस ने? ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल फॉर द स्टेबिलिटी। इसने कहा कि हर एक एलिमेंट के पास अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या उसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो क्या रहेगा? स्टेबल होगा। अदरवाइज वो कंपाउंड जो है वो स्टेबल नहीं होगा, वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा मीन्स
किसी और के साथ या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कैसे ही करके अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। कि सर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उससे क्या होगा कि अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कि सर इनर्ट गैस मीन्स जो रिएक्शन नहीं करती है, उन गैसों को अपन इनर्ट गैस कहते हैं। कि सर कौन कौन सी, कि एक तो आपके पास आती है हीलियम, एक आपके पास आती है नियोन, एक आ जाती है आर्गन, एक आ जाती है क्रिप्टॉन, एक आ जाती है जिनोन। तो इन गैसेस की बात करें, हीलियम को छोड़ दें, उसके अलावा नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, इन सारी गैसों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इनका ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट रहता है मीन्स ये क्या होती है, रिएक्टिव नहीं होती है। कि सर हीलियम की बात करें तो हीलियम में एक ही शेल प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। यानी कि आपके पास कंप्लीटली फिल्ड है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2 के 2 हीलियम में प्रेजेंट है, तो हीलियम को भी अपन क्या लेते हैं कि हीलियम इज एन इनर्ट गैस। हीलियम भी एक आपके पास क्या होगी, इनर्ट गैस होगी। तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया। जैसे नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो तो क्या आएगा, वो 2 8 आएगा। आर्गन का लिखते हो तो वो क्या आएगा, कि सर 2 8 8 आएगा। तो हर एक के वैलेंस शेल में, नियोन के ले लीजिए, आर्गन के ले लीजिए, क्रिप्टॉन के ले लीजिए, जिनोन के ले लीजिए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कि सर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, कि हर एक एलिमेंट भी यही बात चाहेगा कि वो भी स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल होने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन क्या करता है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है 2 और 4। दो कंडीशन हो सकती है कि सर कौन कौन सी, कि या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करे। कि सर लूज करने से क्या होगा, कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2। कि सर कैसे, मैंने कहा ये भी बाहर चला गया, 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 तो अब आपके पास वैलेंस शेल कौन सी रहेगी, ये वाली। और इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करे, और या कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। बट ये दोनों कंडीशन कार्बन के केस में पॉसिबल नहीं। तो सर क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या रीजन रहता है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो देखिएगा, कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है। कि सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिएगा साइज छोटा, ये आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज, कि सर पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, कि सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज जहां कहीं पे भी प्रेजेंट होंगे, वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, कि सर जी वहां पे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और साइज अगर छोटा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कि सर ज्यादा हो जाएगा। साइज अगर स्मॉल है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कार्बन का साइज स्मॉल साइज होता है, इस कारण से कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, उससे क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब कहीं जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से कार्बन जो है वो +4 वैलेंसी शो नहीं कर सकता। कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी कौन सी शो करेगा, +4। बट +4 वैलेंसी शो नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि कार्बन का साइज छोटा है, और छोटे साइज के कारण से कार्बन का जो न्यूक्लियस है और कार्बन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो आपके पास आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ओके, एक चीज आपको मैं हमें बता देता हूं कि अगर किसी भी एलिमेंट में से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है। किसी भी एलिमेंट में से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ता है, तो वो एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा
उतनी ही ज्यादा आपके पास एनर्जी आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। कि अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो इसका साइज छोटा तो क्या होगा यहाँ पे कि आपको अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा मीन्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके कारण से कार्बन +4 वैलेंसी शो नहीं करता है। कि सर गेन कर ले कि 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो इसकी वैलेंसी -4। मैंने कहा ये भी पॉसिबल नहीं। कि सर जी क्यों पॉसिबल नहीं, क्या रीजन? कार्बन का न्यूक्लियस है कि हाँ एकदम है। न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है कि सर एक तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक आपके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज भी किसके कारण से होता है कि सर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन के कारण से होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रॉन तो जीरो होता है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जीरो प्लस पॉजिटिव देखेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसके कारण से न्यूक्लियस पे हमेशा कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है यहाँ पे। मैंने कहा एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स कार्बन की बात करें तो 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी कितने होंगे कि सर प्रोटॉन तो है वो भी यहाँ पे 6 होंगे। प्रोटॉन यहाँ पे कितने होंगे, 6 होंगे। अब प्रोटॉन तो यहाँ पे 6 है, ओके, और इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे 10 कर दो, तो ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं। तो कार्बन ना तो +4 वैलेंसी शो कर सकता है ना तो -4 शो कर सकता है। मीन्स कार्बन ना तो कैटायन का फॉर्मेशन करता है और ना ही एनायन का फॉर्मेशन करता है। कि तो सर क्या करेगा? तो कार्बन को भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कार्बन को भी क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अपन प्रीवियस चैप्टर था अपने पास कौन सा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें अपन ने देखा था कि क्या करता है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, नॉन मेटल जो है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, और उसके कारण से वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, एनायन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कभी ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और ऑक्टेट तो इसको भी अपना कंप्लीट करना है। तो ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ये अपना ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट करता है। कि सर क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, तो आइए देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या चीजें आती हैं। तो कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का। अब अपन देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखिएगा अपन 10th क्लास में, अभी 10th क्लास में अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक टाइप का बॉन्ड अपने स्टडी करा था, वो कौन सा बॉन्ड था, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा किस किस के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि अगर आपके पास मेटल प्लस नॉन मेटल हो, मेटल प्लस नॉन मेटल हो, तो हमेशा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मेटल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज करती है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और नॉन मेटल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे अपन ने देखा था आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा किसके बीच में होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। यहाँ पे होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि Na है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, Na प्लस का, Cl है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, Cl माइनस का, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, जिसके कारण से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब अपनी बात चल रही है कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड पे अगर आपके पास कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच, नॉन मेटल
प्लस नॉन मेटल के बीच में, तो हमेशा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड में क्या रहेगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि सर क्या मीनिंग होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि दो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, दोनों आपस में बात करती है कि यार मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप मेरे को दे दोगे तो मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरा भी आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इसको। तो उस शेयरिंग से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर दो नॉन मेटल्स हैं उसके बीच में हमेशा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में होता क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि सर कैसे कैसे होता है ये बताइए। तो देखिएगा कि मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम, ओके। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि सर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने कहा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने कहा सर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जिससे इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन मींस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होगा, हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो क्या करेंगे ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ये कहेंगे आप मेरे वाला इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ये वाला हाइड्रोजन कहेगा कि आप मेरे वाले नहीं ले लीजिए, तो इसके पास भी कितने हो गए आपके पास। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग करी, तो शेयरिंग करी तो इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस बॉन्ड को आप कौन सा बॉन्ड कहते हो, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी वो उतने इलेक्ट्रॉन दूसरी नॉन मेटल से लेगा और उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नॉन मेटल को देगा। यानी कि यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होगी, कि अगर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे रहा है तो एक ही इससे लेगा, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो कार्बन में भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन में भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकते हैं उनको उसकी कोवेलेंसी कहते हैं। कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कोवेलेंसी कितनी होगी, 1। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कोवेलेंसी कितनी होगी, 2। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कोवेलेंसी कितनी होगी, 3। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कोवेलेंसी आपके पास कितनी हो जाएगी, 4। वहां पे अपन क्या पढ़ रहे थे, वैलेंसी। यहाँ पे अपन किसको देखेंगे, कोवेलेंसी को। कि कोवेलेंसी क्या होता है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसके नंबर को आप क्या कहते हो, कोवेलेंसी कहते हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, कि एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता है, तो उससे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो कभी भी नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड आ जाए तो वो हमेशा आपके पास क्या होगा, कि सर वो हमेशा कोवेलेंट होगा। कि सर HCl में भी कोवेलेंट होगा, सर HI में भी कोवेलेंट होगा। बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ना कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो आपके पास किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड का। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपके पास, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
जैसे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उससे F2 मॉलिक्यूल का बनाएंगे, F2 मॉलिक्यूल कि सर F2 मॉलिक्यूल में कैसे, कि F2 मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें आपके पास दो फ्लोरीन के एटम होते हैं, एक फ्लोरीन ये रहा और मान लीजिए दूसरा फ्लोरीन ये रहा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि सर 2 7 होता है, कितने नंबर पे आता है कि सर 9 पे। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता है 2 7 होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखिएगा कौन से इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि सर कैसे, कि यहां पे आपके पास फ्लोरीन, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि सर 7 है, किसमें, वैलेंस शेल में। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के पास कितने होंगे, 9। अब फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2, सेकंड शेल में आपके पास कितने हैं, 7। तो आपको फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, नहीं है सर। दूसरा फ्लोरीन देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है कि 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, ये फ्लोरीन कहेगा मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेकंड वाला फ्लोरीन कहेगा मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, जब इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितने होंगे, 8। अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी। शेयरिंग कैसे, ये कहेगा आप एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले लीजिए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसके पास अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7। ये कहेगा आप मेरे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। अब इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया आपके पास, कंप्लीट हो गया। तो सर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसमें, कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है कि सर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये होता है एक सिंगल लाइन से इसको शो करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को आप कौन सा बॉन्ड कहते हो, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था आयोनिक बॉन्ड और इस चैप्टर में अपन क्या देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं। तो ऐसे होता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से और दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, और एग्जांपल देखेंगे अभी इसके। तो ये आपके पास था F2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे O2 मॉलिक्यूल और N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड का, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे डबल बॉन्ड, कैसे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय।